कहाँ तक कवर हो गया था? कहाँ तक हो गया था? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद लिखें एंट्रोपी एंड its conditions and its condition for spontaneity. And its condition for spontaneity. ये ध्यान रखिएगा यहाँ। अगर आपका डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ऐसे लिखो पहले, ये इसे छोड़ो। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसको कभी कभी हम लोग डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोलते हैं, यूनिवर्स। तो कंडीशन क्या है? अगर आपका डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो सिस्टम होगा स्पॉन्टेनियस होगा एंड इरिवर्सिबल होगा। तो ये लिख लीजिएगा, ये सिस्टम इज spontaneous and irreversible। irreversible। अगर आपका डेल्टा एस टोटल का वैल्यू लेस देन 0 आता है सिस्टम या प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आता है तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर होगा एंड रिवर्सिबल होगा। तो ये 3 ध्यान रखिएगा। आप लिखिए उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेनली इंट्रोपी से डील करता है, इंट्रोपी से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डिफरेंट 2-3 स्टेटमेंट है, 2-3 साइंटिस्ट ने इसका स्टेटमेंट दिया। तो कौन ने क्या क्या कहा इसको समझिए पहले। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला सिंपली क्या, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये जो डेल्टा एस सिस्टम होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। उसकी इसी में लिख लीजिएगा, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब होता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आर इंक्रीजिंग
increasing, entropy of the universe are increasing, full stop, since all natural process are spontaneous. Since all the natural process are spontaneous, full stop, so entropy of the universe are increasing continuously. So entropy of the universe are increasing continuously. ये पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग के नेचर में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा, यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होगा हमेशा बढ़ता रहेगा। हमेशा एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता रहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, एंट्रोपी के बारे में बताता है। क्या, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम लोग के यूनिवर्स में बहुत सारा नेचुरल प्रोसेस ऑकर हो रहा है। अगर नेचुरल प्रोसेस ऑकर हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर्स का होता है, इसलिए यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता रहेगा। ये समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट। इसी तरह और लिखिए इसका सेकेंड स्टेटमेंट, लिख लीजिए इसका। सेकेंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कार्नोट साइकिल। इसको भी ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आप लोग कार्नोट साइकिल पढ़े ना। हाँ, तो कार्नोट साइकिल से रिलेटेड है, इसमें भी लिख लीजिए 100% कन्वर्जेंस ऑफ 100% कन्वर्जेंस ऑफ 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क is not possible 100% convergence of heat into work is not possible। इसका मतलब समझते हो ना, अगर मैं किसी कोई भी सिस्टम को अगर मैं 100 किलो जूल एनर्जी दूंगा, तो उससे हम कभी भी 100 जूल वर्क नहीं करा सकते हैं। इसका यही मतलब होता है कि 100% हीट इनटू वर्क कन्वर्जेंस कभी भी पॉसिबल्स नहीं है। कोई भी अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिससे हम 100% काम करवा सके। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगा, वेस्टेज होगा। मतलब अभी तक कोई भी सिस्टम, कोई भी साइकिल नहीं बना है जिसका एफिशिएंसी 100% हो। समझ रहे हो ये सेकेंड स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट लिख लेना, it is impossible to carry heat from a low temperature object it is impossible to carry heat from low temperature object to a high temperature without doing any work मतलब ये समझ रहे हो, अगर मान लो कि यहाँ पर एक सिस्टम है, दो सिस्टम है। अगर ये 100 डिग्री इसका टेम्परेचर है सिस्टम का, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री है। देखो यहां से तो हीट आपका इजीली फ्लो हो जाएगा, 100 से 70 तो इजीली फ्लो हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस है। बट अगर आप 70 डिग्री से हीट फ्लो करवाना चाहते हो 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टम पर कुछ काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ये अपने आप नहीं होगा। तो यही बोल रहा है
कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट विदाउट डूइंग एनी वर्क। आप इसके ऊपर काम करोगे तभी ये पॉसिबल्स होगा, अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल्स नहीं है। तो तीनों जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखना है। पहला कि इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि हम लोग के नेचर्स में बहुत सारा नेचुरल प्रोसेस ऑकर हो रहा है। दूसरा, ये इट इज इम्पॉसिबल, ये 100% एफिशिएंसी वाला जो ये सेकंड बताया कि हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। एंड थर्ड वाला, लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से अगर हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट हीट फ्लो करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका क्या करना है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो। क्या करना है पता है? हाँ हाँ हाँ, परफेक्टली, वहां पर एक टर्म यूज करना पड़ेगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये भी इंट्रोपी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंट्रोपी ऑफ entropy of perfect crystalline, entropy of perfect crystalline substance at 0 Kelvin is 0। किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मींस सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका ये ध्यान रखिएगा, किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होगा 0 होगा। इसका ये बोलना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको देखो ऐसे ही बोला जाता है, अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस का 0 केल्विन पर अगर उसका एंट्रोपी 0 है तो हम लोग बोलेंगे वो सब्सटेंस जरूर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा। तो यहां पर नोट में ये बात लिख लो, नोट में लिख लीजिए, ऐसे लिखो, इफ S 0 केल्विन, इफ मतलब इंट्रोपी 0 केल्विन पर अगर 0 नहीं है, देन substance will not be perfectly crystalline, फिर से मैं बोल रहा हूं, इफ एंट्रोपी 0 केल्विन पर अगर 0 नहीं है, देन सब्सटेंस विल नॉट बी परफेक्टली क्रिस्टलाइन। इसका एक दो एग्जाम्पल पूछा करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ सब्सटेंस हम एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का इंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 नहीं है, इसलिए हम लोग ये CO क्या है, CO एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा। इसी तरह HCl भी। तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूछा करते हैं। ये समझ में आ गया ना सेकंड पॉइंट, कि इंट्रोपी 0 केल्विन पर अगर 0 नहीं है तो सब्सटेंस आपका परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होगा। और एग्जाम्पल दो याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। मतलब ये हम बोलेंगे इंट्रोपी 0 केल्विन पर, किसके लिए, CO के लिए 0 नहीं है, यही मतलब हुआ ना। इसलिए ये क्या है, एक
परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। चलो उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे मैं बताया था, क्या U का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो? U मतलब इंटरनल एनर्जी, नहीं, हमेशा इसको चेंज फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जब एक सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U, कैलकुलेशंस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह ये भी मैं बताया था, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट आप ध्यान रखना S का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको लिखिए, लिखो इसको, हेडिंग दे दो, एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, इसमें लिख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ we can determine the absolute entropy or absolute entropy of an substance, absolute entropy of an substance at given temperature. Absolute entropy of an substance at given temperature. तो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझो, कैसे हम लोग एब्सोल्यूट इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ, अगर मान लो कि कोई सब्सटेंस है, ये 0 केल्विन पर है। अगर आप मान लो इसी सब्सटेंस का एंट्रोपी आप T केल्विन पर चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल अपॉन T बताया था। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, dq हो रहा है, ये जो रिएक्शन से कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर ही हुआ होगा ना, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ऐसा। देखो तो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू क्या बताओ, डेल्टा H होता है डेल्टा H। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, NCP, ये जो सॉलिड का, और dt। अच्छा इसको डेल फॉर्म में कर लो तो अच्छा रहेगा, ऐसे कर लो, होगा, समझ रहे हो। देखो अभी ये क्या करूंगा, इसके जगह पर ये डाल दूंगा, ये ऐसा बता चुका हूं ये सब, तो ये क्या हो जाएगा, देखो NCP, ये जो सॉलिड का, और ये dt अपॉन T इंटीग्रेशन होगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये वैल्यू तो कैलकुलेट, अगर हम Cp सॉलिड का दे दूं, इस सॉलिड का, तो अब मोल दे दूं, 1 मोल 2 मोल 4 मोल जो भी होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, मान लेते हैं ये वैल्यू जो कैलकुलेट करके आया ना, मान लो कि 50 आएगा, लेट मान लो 50 आया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ds डेल्टा S होगा। डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है बताओ, इंट्रोपी T केल्विन पर माइनस इंट्रोपी 0 केल्विन पर, एंड दैट इज इक्वल टू 50। ये वैल्यू तो मैं अभी बताया क्या होता है, 0 होता है। तो क्या बताओ, देखो आ गया ना, इंट्रोपी T केल्विन पर कितना आ गया, 50 आ गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यही बोला ना कि विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन फाइंड द एब्सोल्यूट इंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर, निकाल सकते हैं ना, बट U और H कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो ये लिख लो।
और एक कहाँ गई, एक बच्ची थी घर गई। अच्छा, ऐसे भी आज फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है पता नहीं। हाँ, मकर संक्रांति। मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर नॉर्दर्न साइड बोल लूँ तो इधर मकर संक्रांति मनाया जाता है, पंजाब साइड कुछ अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, गुजरात साइड अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। आज ही के दिन पतंग उड़ाते हैं, मोदी जी पतंग उड़ाएंगे आज। हम्म। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया होगा आपको, कि विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स we can calculate the absolute entropy of any substance at given temperature। और कैसे करेंगे, तरीका बता दिया आपको। फिर ये भी बता दिया कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पर 0 होता है, और किसी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 केल्विन पर अगर 0 नहीं है तो वो सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखो, अब लिखो इंट्रोडक्शंस ऑफ गिब्स फंक्शंस। गिब्स फंक्शंस, अब ये इसको साइंटिस्ट लोग ने क्यों इंट्रोड्यूस किया। एक पहला तो देखा यू, यू के बाद एच आया, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। फिर एक नया इंट्रोपी आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिमेरिट हो रहा था, इससे हम बहुत सारा प्रोसेस को स्टडी, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, फिजिबल है या नहीं, हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो साइंटिस्ट लोग ने इंट्रोपी पर काम किया। इंट्रोपी पर काम करने के बाद इससे भी डिमेरिट आ गया। डिमेरिट क्या आया कि जैसे अगर आप किसी, आपने बोला कि डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अभी लिखाया हूं थोड़ा देर पहले ही। बट ये डेल्टा टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो सराउंडिंग वाला फंडा होता है ना, इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सिस्टम कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका बताया पिछले क्लास में आपको, डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट करने का बहुत सारा तरीका बताया आपको। डेल्टा सराउंडिंग का कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम डेल्टा टोटल कैलकुलेट कर नहीं कर पाते हैं। बहुत जगह कर पाते हैं, बहुत जगह नहीं कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने एक क्या किया, एक अलग फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें लिख लीजिए, पहले आप कुछ लिखिए इसमें। if entropy is taken, if entropy is taken सोल क्राइटेरिया, सोल मतलब मेन होता है। इफ इंट्रोपी इज टेकन सोल ब्रैकेट में मेन क्राइटेरिया, इफ इंट्रोपी इज टेकन मेन क्राइटेरिया for deciding spontaneity, for deciding spontaneity, for deciding entropy, comma, then every time we have to calculate entropy of system along with surrounding. We have to calculate entropy of the system along with surrounding, and calculation of entropy of surrounding is little bit difficult,
little bit difficult, so a new function is introduced, new function is introduced. पहले इसको पढ़ें, समझ में आ रहा है या क्या नहीं? समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? क्यों ये गिब्स एनर्जी फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि ये जो है ना, ये चीज कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रहा था। अगर ये चीज नहीं कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एस टोटल पर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर कमेंट नहीं कर पाओगे तो कोई प्रोसेस फिजिबल स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं आप बता नहीं सकते हो। तो इसलिए क्या किया गया, साइंटिस्ट लोग ने एक नया फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द गिब्स फंक्शंस। तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसके पीछे कहानी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो गिब्स एनर्जी फंक्शंस होता है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एच पहले सिंपल सा फॉर्मूला, एच माइनस टी एस। जैसे यू एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इसी तरह पहले ध्यान रखना जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में बात करूं तो देखो, इसका इंटीग्रेशन आता है आप लोग को, इसका डिफरेंशिएशन u प्लस बी, u इंटू बी वाला, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को बाहर ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करूं, कांस्टेंट टी पर, और कांस्टेंट टी पर बात करूंगा तो क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म dt डिफरेंस है। तो टी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टी फाइनल टी इनिशियल सेम हो गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ dg इज इक्वल टू dh माइनस टी डी एस, और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ये जो टर्म है एस डी टी जो है ये तो जीरो हो गया, क्योंकि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। समझ रहे हो? अब देखो, अगर मान लो कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? डेल्टा जी, क्योंकि स्टेट फंक्शन है ये। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? डेल एच। यहाँ पर सिस्टम लगा दो, हम सिस्टम का सब निकाल रहे हैं, सिस्टम, और टेम्परेचर कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन डेल्टा एच। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर नोट में एक फॉर्मूला और लिख लो आप, लगे याद। एक दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहां पर देखो कैसे स्पॉन्टेनियस, उसके बाद हेडिंग लिख लेना, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। देखो पहला कंडीशन, अगर डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू, देखो अगर आपको याद हो अभी डेल्टा एस टोटल के टर्म्स में इंट्रोपी का स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बताया था।
अगर डेल्टा एस टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता था, ग्रेटर देन जीरो होता तो सिस्टम आपका क्या होता, स्पॉन्टेनियस होता था एंड इरिवर्सिबल होता था। तो अगर स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो हम बोलेंगे डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर निगेटिव है तो क्या होगा, जो भी आपका सिस्टम एंड प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और या ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसको इस टर्म्स में भी लिख लो, यहां पर दोनों चीज लिख लो। अगर डेल्टा एस के टर्म्स में बात करेंगे तो डेल्टा एस टोटल का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी के टर्म्स में बात करेंगे तो डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तभी आपका सिस्टम या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा चीज, अगर आपको याद हो, अगर डेल्टा एस का वैल्यू निगेटिव होता था तो हम बोलते थे प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर ये निगेटिव हो गया तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव पहले से ही है। तो दूसरा लिख लीजिए, अगर डेल्टा जी सिस्टम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, इसी का मतलब क्या होता है, द सिस्टम या प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आपको डेल्टा एस के टर्म्स में भी कंडीशन याद होना चाहिए, डेल्टा जी के टर्म्स में भी कंडीशन याद होना चाहिए, दोनों पूछा करते हैं। सर वो फर्स्ट वाले पे एस सिस्टम होगा या टोटल ही होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये टोटल टोटल टोटल, यहाँ भी टोटल। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ये टेबल से अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं। क्या चीज, इधर हम लिखेंगे डेल्टा एच लिखेंगे। पहले देख लो इधर इसके बगल में हम डेल्टा, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, इसी फॉर्मूला का यूज होगा। डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। तो पहले डेल्टा एस का कॉलम बना लिए, डेल्टा एच का कॉलम बना लिए, डेल्टा एस का कॉलम बना लेंगे। सिस्टम लिख दे रहा हूं। फिर उसके बाद यहां डेल्टा जी का कॉलम बना लेंगे और इधर कुछ रिमार्क्स लिख लेंगे। तो जितना भी कंडीशंस है हम एक एक करके लिख रहे हैं। देखो मान लो कि ये पहले पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, इसका पॉसिबिलिटी ये निगेटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव हो सकता है। ये डेल्टा एस टोटल निगेटिव भी हो सकता है। ये इसका भी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये पॉजिटिव हो जाए या तो निगेटिव हो जाए। ये चार पॉसिबिलिटी है। अब हर एक पॉसिबिलिटी को देखें, आप समझें इसको। देखिए अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर समझें इसको, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, निगेटिव, तो क्या होगा, ये निगेटिव है तो ओवरऑल ये इतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव।
और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा बताओ मुझे, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा हमेशा। फिर से समझे, देखो ये वाला वैल्यू यहां पर लिख दे रहा हूं, डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये वाला वैल्यू अभी क्या है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। तो ये ओवरऑल इतना क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब आप चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये जो डेल्टा सिस्टम है, डेल्टा सिस्टम क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब समझते हो कि सिस्टम हमेशा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओवरऑल इस केस में जो डेल्टा एस टोटल है, सॉरी डेल्टा जी टोटल है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो सिस्टम है, सिस्टम इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, हमेशा कोई भी टेम्परेचर पर। यहां पर देखें, फिर से लिख लेते हैं, ये क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बताओ यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, देखो पॉजिटिव है। ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ओवरऑल ये क्या होगा बताओ, निगेटिव होगा। देखो अगर आपको स्पॉन्टेनियस करवाना है, स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या, देखो डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव चाहिए। निगेटिव के लिए क्या मैथमेटिक्स क्या बोलता है, ये वाला वैल्यू को डोमिनेट करवाओ। डोमिनेट कैसे होगा, टेम्परेचर को बढ़ा घटाकर। टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू डोमिनेट कर जाएगा, मतलब ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो हो जाएगा मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिख लो, ऑन इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर आपका टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो ये निगेटिव हो गया, ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो गया, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, होगा ना, ये जो सिस्टम होगा आपका स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इसलिए ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर समझो थर्ड वाला, फिर से लिख लेते हैं, ये वैल्यू कैसा है, देखो ये निगेटिव है, ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। ओवरऑल ये वैल्यू कैसा है, निगेटिव है। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा जी हमेशा निगेटिव आने वाला है। मतलब हम लिखेंगे सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, समझ रही हैं, इसको लिख लीजिए, सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस ऑलवेज, चाहे आप कोई भी टेम्परेचर लगाओ, कोई भी टेम्परेचर पर सिस्टम हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। चौथा देखिए यहां पर, फिर से लिख लेते हैं, अभी देखो क्या है, ये निगेटिव है, ये क्या है, देखो निगेटिव है। ओवरऑल ये क्या आने वाला है बताओ, ये पॉजिटिव हो गया। अभी देखो, अभी क्या करना पड़ेगा, इसको डोमिनेट करवाना है। ये डोमिनेट कैसे होगा, आप तो यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, एक ही रेगुलेटर है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू डोमिनेट हो जाएगा, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप ज्यादा होगा, होगा। तो हम लिखेंगे ये जो सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो यहां पर लिख लेंगे इफ टेम्परेचर इज लो, टेम्परेचर लो है तो यहां पर लिख देता हूं सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ये ऐसा कंडीशंस है जिस पर सिस्टम हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है।
ये एक ऐसा कंडीशंस है जिस पर सिस्टम आपका हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इन दोनों में आप टेम्परेचर चेंज करके स्पॉन्टेनिटी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर लो कर दूं तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा रुक जाओ, क्वेश्चन लिखने के पहले देख लो यहाँ पे। अभी आपने देखा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करोगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। और ये इक्विलिब्रियम कर लेता हूँ, टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पर जो टेम्परेचर निकालना चाहते, तो टी इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, डेल्टा एच माइनस, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऐसे हम निकाला करते हैं। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद लिखिए क्वेश्चंस, लिखिए द मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ x2 y2 and xy3 are 60, 40, 50 जूल पर केल्विन पर मोल respectively. Respectively for the reactions x2 plus 3/2 y2 gives rise to xy3, और इस रिएक्शंस का डेल्टा एच दे दिया है, दैट वन इज -30 किलो जूल पर मोल। The reactions will be spontaneous at 4 ऑप्शन दे दिया हूं। एक है आपका 750 केल्विन, बी 900 केल्विन, सी 800 केल्विन, और डी 600 केल्विन। चलो बनाओ। तो कैसे करोगे, कुछ समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा एन जी इंटू आर टी, कौन कौन फॉर्मूला लगाती है, पिछले क्लास बताया हूँ निकालने के लिए। अगर मोलर एंट्रोपी दिया रहेगा, लास्ट क्वेश्चन ही करा कर गया था मैं, लास्ट क्वेश्चन ही करा कर गया था, पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो।
मोलर इंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोलर इंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। उससे पहले आप डेल्टा एस निकाले सिस्टम। आपको क्वेश्चन में देखो ना, मोलर इंट्रोपी दिया है। ये अगर मोलर इंट्रोपी दिया है तो पहले हम डेल्टा एस सिस्टम निकालेंगे। कैसे? प्रोडक्ट का मोलर इंट्रोपी, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है, माइनस रिएक्टेंट का मोलर इंट्रोपी। तो आप ये करें, पहले डेल्टा एस निकाले, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। अच्छा, जीरो आ रहा है, डेल्टा एस जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो टेम्परेचर ही तेरा, टेम्परेचर आ जाएगा तेरा, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। 30 आ रहा है, अच्छा 40 आ रहा है, -40। -40। देखो -40, हाँ माइनस में ही आएगा, ये तो पक्का है। -40 आ रहा है, ठीक। यूनिट लिखें, यूनिट लिखना जरूरी है। हाँ ठीक है, अब टी इक्विलिब्रियम निकालो। क्या 75 टेम्परेचर आया तेरा? यूनिट देख यहाँ पर डेल्टा एच ना किलो जूल में दिया हुआ है, और आपको जो डेल्टा एच टोटल डेल्टा एच सिस्टम निकाले हो ना, वो जूल में आएगा। तो दोनों को जूल में बदल लो, तभी ना कैंसिल करोगे दोनों को। कितना है टेम्परेचर? 7.5 10⁻², 750 आया ना, 750 केल्विन। 7, तो उसको सीधा सीधा लिखो 750 केल्विन। चलो, मतलब रिएक्शंस इज इक्विलिब्रियम एट 750। इतना समझ में आ रहा है? बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशंस पर आपका जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगा। तभी देखें यहाँ पर देखो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं। इसमें मतलब दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 क्वेश्चंस। एक पहला काम क्या करवाया आपसे? पहला काम हम डेल्टा एस सिस्टम निकालना, वो भी अपने आप में क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे टी इक्विलिब्रियम निकलवाया, ये भी दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा हूं ये तीसरा क्वेश्चन है। मतलब अभी देखिए कैसे हम जानते हैं, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, होता है। अभी ये बताओ ये इसका साइन क्या है बताओ? देखो यहां दिया हुआ है, इसका साइन बताओ। ये भी नेगेटिव। ये ओवरऑल कैसा आ रहा है बताओ? पॉजिटिव। अब ये बताओ मुझे अगर डेल्टा जी को निगेटिव करना है तो क्या करना? टेम्परेचर को क्या करूं मैं? टेम्परेचर को बढ़ाऊं या घटाऊं? बिल्कुल, ये क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर कम करेंगे ना, घटाएंगे? तो हमको पता है कि 750 पर ये इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर हम 750 से कम करेंगे तभी तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो बताओ 750 से कम वाला ऑप्शन कौन है? देखो 600। तो 600 केल्विन पर क्या होगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये जो रिएक्शंस है दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए देखो ऑप्शन कैसा दिया है, 750 भी दिया है। 750 पर क्या? इक्विलिब्रियम पर आया है, इक्विलिब्रियम पर है वो। अगर आप 750 से कम करोगे तो आपका क्या होगा? दैट रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस। और ये दोनों कंडीशंस पर क्या होगा बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझे बात को? देखो अगर किसी को डेल्टा सिस्टम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बता दूं। पहला काम क्या होगा? डेल्टा सिस्टम निकालना। कैसे? पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवाया हूं मैं। 1 इंटू इसका मोलर इंट्रोपी कहाँ है? ये देखो 50
माइनस हाफ इंटू इसका मोलर एंट्रोपी देखो दिया हुआ 60, 3/2 इंटू इसका मोलर एंट्रोपी, ये कितना जाएगा देखो 50 माइनस ये -50, अच्छा ये 60 और ये 90 -90 मतलब -50 जूल, यूनिट लिखे जूल, अच्छा -40, हाँ -40 जूल केल्विन पर मोल। नेक्स्ट काम है आपका टी इक्विलिब्रियम। पहले ये तो पता कर लो कि इक्विलिब्रियम कहां पर आया होगा, कैसे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये देखो डेल्टा एच क्वेश्चन में दे दिया -30, हाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों को जूल में, अगर ये किलो जूल में है तो नीचे वाला भी किलो जूल में करो, दोनों को एक यूनिट में रखना है। और क्वेश्चंस में हमेशा एक को जूल में और एक को किलो जूल में देता है, तो कभी भी सेम यूनिट में नहीं देगा वो, हमेशा दोनों डिफरेंट यूनिट में ही देता है, ताकि आप गलत करो और गलत वाला भी ऑप्शंस में रहेगा, आपको वो इस तरह से कैलकुलेशन करेगा। और ये बताओ डेल्टा एस का वैल्यू देखो क्वेश्चंस में निकाले अभी -40, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 0, और ये कैलकुलेट करोगे ना तो 750 आ जाएगा। 750 के बाद मैं तो सिनेरियो बता ही चुका हूँ, समझ में आ गया, आगे बढ़िए। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट हेडिंग दो, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। इसको कैसे डिनोट करते हैं इसको समझे, डेल्टा जी आर लिख दूंगा, स्टैंडर्ड है इसलिए नोट लगाऊंगा, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम है दोनों, बीच में आर लिख सकते हैं, साइड में आर लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो ये पहले देखो डेल्टा जी नोट, अच्छा सॉरी यहाँ पर आर लिखता हूँ, डेल्टा जी आर इसका मतलब क्या होता है बताओ, चेंज इन चेंज इन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, और नोट लगा दूंगा मिस स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। तो ये लिख लो, पहले लिखना सीखो, ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, change in gives free energy of reactions at standard conditions। यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या, किसी भी रिएक्शंस का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, किसी भी रिएक्शंस का कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ म्यू आई मतलब कोफिशिएंट प्रोडक्ट का,
ये फॉर्मूला लिखने में जितना दिक्कत, बट इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है। ये म्यू आई क्या मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं, लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं और फिर रिएक्टेंट का लिखते हैं। अब ये पूछोगे ये क्या है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द गिव्स फॉर्मेशन, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसको लिख लो यहाँ पर, ये लिख लो पहले, उसके बाद लिख लेना ये क्या है, लिख लेना। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दूंगा तो क्या होगा, देखो दोनों कंडीशन पर ध्यान रखना। स्टैंडर्ड कर दूंगा तो यहाँ पर सब नोट लगा देंगे, हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन पर। हाँ ये स्टैंडर्ड कंडीशन नोट लगा दिया, मतलब स्टैंडर्ड वेयर, ये क्या है, दिस इज द चेंज इन गिब्स, चेंज इन गिब्स एनर्जी एफ मतलब फॉर्मेशंस होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशंस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, change in Gibbs energy of formation at standard conditions। देखो एक चीज मैं यहाँ पर ही लिखा दे रहा हूँ, याद कर लेना। क्या, एक फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले मैं सिखाया था इंथैल्पी निकालने के लिए, वहां पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते थे। वो फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी लिखते थे। मोलर इंट्रोपी अगर नोट लगा दिया स्टैंडर्ड किसका, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, यही सेम थीम पर चल रहा है ये भी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आपको क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन देगा, ये वाला टर्म देता है, और रिएक्शन देगा। तो क्या हम रिएक्शन देखकर हम लोग क्या उसका गिव्स एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड गिव चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये क्या है, एसएम क्या है बता चुका हूं, दिस वन इज मोलर इंट्रोपी। ये क्या है, दिस वन इज स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहा है ये कुछ, ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज होता है सिखा चुका हूं, पिछले क्लास भी क्वेश्चन कराया था, आज भी ये क्वेश्चन आ गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला जरूरत पड़ा था ना। चलो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ सब्सटेंस का स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो कौन कौन सा सब्सटेंस का 0 होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं लिस्ट, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लो, नोट में लिख लेना, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। फॉर एन एलिमेंट in its standard state gives energy of formations, standard gives energy of formation is 0। कौन कौन सा एलिमेंट है वो देखिए, यहाँ पर लिखिए, लिख रहा हूं देखिए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन लिक्विड। ब्रोमीन का जो नेचुरली ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो ये ध्यान रखना, ब्रोमीन नेचर्स में लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसका स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ना कि ब्रोमीन सॉलिड का। इसी तरह मर्क्यूरी भी कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, तो इसका गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। इसी तरह और एलिमेंट का देखो यहाँ पर,
कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट नेचुरली कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। कार्बन डायमंड का बोलेगा तो बोलेंगे नॉन जीरो होता है। तो कार्बन ग्रेफाइट का इसी तरह और ध्यान रखना, कार्बन ग्रेफाइट हो गया। फोस्फोरस में P4 व्हाइट वाला फोस्फोरस का। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो रोम्बिक सल्फर का। ये सब एलिमेंट जो लिखा, इन सब एलिमेंट का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। मतलब ये इसका यही हुआ ना, नेचर में ये सब एलिमेंट कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। जैसे नेचर में आपको पता है ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 फॉर्म में मिलता है और गैस फॉर्म में मिलता है, इसलिए इसका क्या गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0। हाइड्रोजन भी H2 फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म। हीलियम गैस है, हीलियम नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्लोरीन गैस है, और ये ब्रोमीन, जनरली हम लोग ब्रोमीन, हम लोग अगर गैस लिख देंगे तो उसका गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। बट ब्रोमीन लिक्विड का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह मर्क्यूरी, ये सब समझ में आ गया। एक बार और आएगा, ये सब जो एलिमेंट लिखे हैं ना, इन सब एलिमेंट का हम लोग बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी 0 होता है। आगे आगे आएगा ये सब, तो यही सब फिर एक बार लिखाऊंगा मैं। समझ गया ये? चलो उसका एक क्वेश्चन लिखो। सर वो S8 के बाद क्या लिखा है? रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। क्वेश्चन लिखिए, CO गैस प्लस H2O गैस gives rise to CO2 गैस प्लस H2 गैस। ये दे दिया है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशंस, फॉर्मेशंस ये क्या चीज में है, किलो जूल पर मोल में। CO का दिया है -140, वाटर का दिया है -220, और CO2 का दिया हुआ है -400। तो निकालो, कैलकुलेट, कैलकुलेट। गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। हाँ मतलब ये सब डाटा देखो, सब स्टैंडर्ड स्टेट पर दिया हुआ है, तो ये भी मैं स्टैंडर्ड स्टेट पर पूछ लिया हूँ। अच्छा, इसमें किसका डाटा नहीं दिया हुआ है, H2 का। क्यों नहीं H2 का डाटा दिया है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, जो कि मैं लिखाया हूं अभी आपको। ऐसे भी समझ लेना, जिसका नहीं दिया उसका 0 जरूर होगा, अगर याद नहीं है तो। इसमें इतना सा ध्यान रखना है कि ये सब फॉर्मूला में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। 2 फॉर्मूला ऐसा आएगा जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चंस गलती हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट नहीं, लाइन बाय लाइन करो, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी एक गलती हो जाता है, थोड़ा सा भी माइनस प्लस हो जाता है, सीधे -5 मार्क्स होता है। -40।
-40 किलो जूल। सही सही किए। तो वही फॉर्मूला ही लिख रही है। हम्म। देखो ये तो अब ट्राई नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। जो सब फॉर्मूला लिखा चुका हूँ तुझे अब यूज करना है ओनली। चलो बन गया, बनाया। थर्मोडायनामिक्स का मॉड्यूल का क्वेश्चन कर रहे हो। हम्म। ये पता है ना कि मॉड्यूल भी आप लोग को एक मिला होगा। हम्म। मॉड्यूल भी मिला होगा और उसको उस किस लिए मिला होगा, किस लिए मिला होगा, उसका पर्पज क्या होगा। हम्म। उसका पर्पज होगा ये कि क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चंस करोगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन देखोगे। थर्मोडायनामिक्स में 1000+ क्वेश्चंस होगा, अगर काउंट किया जाए तो 1000+ होगा। तो उस कम से कम 1000 नहीं तो कम से कम 100-200 भी तो क्वेश्चन कर लो हर एक चैप्टर्स में। और ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले ये भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला जो होता है ना उसको करें। प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर में भी देखोगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस का दिया रहता है उसमें। जैसे AIPMT हो गया, जैसे स्टेट वाला स्टेट PCS स्टेट सॉरी PMT जो होता है स्टेट PMT होता है, उसका भी क्वेश्चन दिया रहता है। तो उसको पहले आप करें। उसको करने के बाद आप जो भी 1A उससे शुरू करें। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, सबसे पहला काम यही है आपका। कम से कम और क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सबसे प्रीवियस ईयर तो कर लेंगे हम। प्रीवियस ईयर ज्यादा टफ है। तो हाँ उसको उसको मतलब पूछो टीचर। नहीं तो वो जो कम से कम जेई मेंस का क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। जेई मेंस का जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना डायरेक्टली नीट में पूछ रहे हैं आजकल। जो जेई मेंस का कॉन्सेप्ट है ना उसको उठाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन ही कभी कभी पूछ लेते हैं। इसलिए जेई मेंस का क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है आप लोग को। और केमिस्ट्री में हो जाता है। फिजिक्स में हाँ, फिजिक्स में थोड़ा लेवल हाई होता है तो नहीं होगा वहाँ पर। केमिस्ट्री में आपको जेई मेंस वाला क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री में सोच रहे हो अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए सोच रहे हो तो क्वेश्चंस करना कंपलसरी है आप लोग के लिए। और नहीं होता है तो मतलब टीचर से हेल्प लो। उस क्वेश्चन नहीं होता है अगर जेई मेंस वाला या प्रीवियस ईयर तो टीचर से हेल्प लो उसका। चलो तो ये कर लिए होंगे आई होप सो। क्या करना है, सिंपली ऐसे ध्यान रखना है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो CO2 है, क्या इसका डाटा दिया हुआ है। CO2 देखो -400, कॉफिशियंट 1 है, इसका 0 होगा। काम हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। रिएक्टेंट में देखो CO है तो माइनस। रिएक्टेंट CO का देखो डाटा दिया हुआ है -40, इसका कॉफिशियंट 1 है। फिर देखो H2O का भी डाटा दिया होगा -220, ये -400। और ये क्या हो जाएगा देखो, ये 240। हाँ ये दोनों ऐड कर देंगे, क्या प्लस होगा। हाँ ये कितना हो जाएगा 140, टू 200, 340 और कितना हो 3 जाएगा 360 प्लस 360। हाँ मान तो हाँ -40 यूनिट क्या होगा बताओ, किलो जूल पर। बिल्कुल सही, ये हो गया। चलो उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी।
फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस गिव्स फ्री एनर्जी। तो इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क को हम यूजफुल वर्क बोलते हैं, यूजफुल वर्क। मतलब क्या ध्यान रखना है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विल रिप्रेजेंट, विल बी ऑलवेज इक्वल टू नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क मतलब समझते हो? इलेक्ट्रिकल वर्क, मस्कुलर वर्क और भी ग्रेविटेशनल वर्क, ये सब कैसा वर्क है? नॉन पीवी वर्क होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लो इसी में, दैट इज चेंज इन, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी will represent, represent, represent the energy available for, available for doing useful work, useful work। जैसे मैं बात करूं कि हम लोग के अंदर भी कुछ एनर्जी होता है, एनर्जी है। मान लो कि हम लोग के अंदर गिव्स फ्री एनर्जी स्टोर्ड है। तो ऐसा है, जितना एनर्जी है, क्या मैं अपने जो एनर्जी, जो भी एनर्जी मेरे अंदर अंदर स्टोर्ड है, क्या मैं उस एनर्जी का 100% यूजफुल वर्क में काम करता हूँ? मतलब यूजफुल वर्क करने का मतलब जैसे आपके सेंस में बोला जाता है तो आप पढ़ाई में यूज करते हो, क्या उसका 100% करते हो? तो जो भी पोर्शन, कुछ ऐसा पोर्शन होगा ना, 30%, 20%, कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो आप पढ़ाई में यूज करते होगे। और पढ़ाई के अलावा भी तो और भी बहुत सारा यूजेज है। हम्म। तो वो सब आपका क्या होगा? यूजफुल वर्क नहीं होगा। क्योंकि उससे क्या आपका करियर बनने वाला है? नहीं। करियर तो पढ़ने से ही बनता है। पढ़ोगे तो करियर बनेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो भी करियर बनेगा, तो भी बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो ये ध्यान रखना कि चेंज इन गिव्स, कभी कभी क्वेश्चंस में वो इनडायरेक्टली पूछता है कि आप क्या यूजफुल वर्क बताएं। यूजफुल वर्क मतलब आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है। समझ गए ये चीज? क्वेश्चन लिखो। इन ए फ्यूल सेल, मिथानॉल, मिथानॉल इज यूज्ड एज, वेल, रिएक्शन दे दिया है। मिथानॉल लिक्विड फॉर्म में प्लस 3/2O2 gives rise to CO2 gas plus 2 water liquid। इस रिएक्शंस का डेल्टा H दे दिया है। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन ये दे दिया है। दैट वन इज कितना? -726 किलो जूल पर मोल, पर मोल। और क्वेश्चंस में हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी डाटा दे दिया है। ये भी क्या? किलो जूल पर मोल में। CO2 का दिया है, H2O लिक्विड का दिया है, मिथानॉल का दिया है। डाटा है कुछ -394.36 और ये है -273.9।
13 और माइनस 166.27 क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द यूजफुल वर्क, कैलकुलेट द यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क that can be performed, that can be performed, that can be performed by the fuel cell. दूसरा क्वेश्चन का दूसरा बिट है, what fractions of available energy, what fractions of available energy can be converted to useful work, can be converted to useful work, what fractions of available energy can be converted to useful work. चलो पहला तो बनाओ, मतलब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजफुल वर्क निकालने के लिए। यूजफुल वर्क मतलब समझते हो, यूजफुल वर्क मीन्स, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है, यूजफुल वर्क मीन्स डेल्टा जी। डायरेक्टली नहीं पूछा है, सीधे बोला है कि यूजफुल वर्क निकाले, मीन्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी निकाले। और क्वेश्चंस में डाटा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करके। क्या 5 माइनस 5 501, कल आप लोग का एग्जाम था, अच्छा गया होगा। एक कल नहीं था तो अच्छा, तो कब, संडे। एक चीज और सजेस्ट करूंगा आपसे मैं, क्या चीज, कि ये जो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है ना, ये कभी भी यूज मत करो। मतलब देखो आपके पास तो 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को सही टिक करना है। तो आप क्या करें, आप हम इसको 394 नहीं, हम 395 मान लेंगे, इसको हम 395 मान लेंगे, इसको 273 मान लेंगे, और इसको हम 166 मान लेंगे। सर एफिशिएंसी निकालना है सर। इतना ही आप सही कर दोगे ना, तो आपको 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर सही माइनस प्लस करोगे तो उसके आसपास दिखाना शुरू हो जाएगा। हाँ कितना, सर एफिशिएंसी निकालना है सर। हाँ एफिशिएंसी निकालना है। फर्स्ट बिट हुआ, हाँ सर 70 माइनस 702 माइनस 702.35। हाँ सर 702 किलो जूल पर मोल। हाँ हाँ, और सर 98 आ रहा है सर, 98% एफिशिएंसी। 98 नहीं, 96.7 एक्चुअली मैं बता, हाँ सर अप्रोक्सीमेटली 97 सर। हाँ 97%। हाँ 97%, 96 पॉइंट। और ये मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना,
ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो जेई मेंस में पूछ चुका है। चलो क्वेश्चन आपका जेई जेई 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चंस में क्या करना है, मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट CO2 का कितना है 395 मान लेता हूँ 395। चलो 395 और क्या है बताओ, प्लस 2 इंटू वाटर का देखो दिया होगा 273, माइनस है ना, तो ये माइनस कर देता हूँ। ये सब साइन का ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का पहले निकाल लो, प्रोडक्ट का निकाल लो फिर रिएक्टेंट का देखेंगे। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 और ये 14 5 और ये 395 ऐड कर दीजिए। शांति से, पूरा शांत दिमाग से करना है। ये कितना हो जाएगा 11 14 और 14 और ये 9 माइनस 941 आ रहा है। चलो ये प्रोडक्ट का निकल चुका है। रिएक्टेंट का देखे, रिएक्टेंट मिथानॉल का दिया है। मिथानॉल कहाँ है, यहाँ पर 166 ले लेता हूँ, तो माइनस 166 और तो इसका तो 0 होगा। हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 941 में 166 माइनस कर दे, ये कितना हो जाएगा 6 5 ये 5 और ये कितना हो जाएगा 2 7 अच्छा 7। देख रहे हो मेरा जो आंसर है एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट किया हूँ तो कितना आ रहा है 702। इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे आ गया? सर मेरा वो फ्रैक्शन में ही किया था तो 774.35 आया था। 774.35। 774। अच्छा तो वो गलती लिखा होगा, हो मेरे में वो गलत कैलकुलेशन होगा। तो देखो ऐसे देखो, आपने तो एग्जैक्ट किया, मैं अप्रोक्सीमेट कर किया, तो आप आंसर में क्या करोगे 775 के जो क्लोज आंसर होगा ना उसको मार दोगे। ये सब यही सब शॉर्टकट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हम इतना पॉइंट में करेंगे उसी में कहीं पर गलती हो जाएगा। समझ गया? यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो यही फायदा है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, टोटल एनर्जी आपको दिया है, ये जो है ना टोटल एनर्जी, उसमें से कितना एनर्जी कितना यूजफुल वर्क में काम हुआ, इतना किलो जूल यूजफुल वर्क में यूटिलाइज हुआ। तो कैसे एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, परसेंटेज कन्वर्सन या एफिशिएंसी बोल सकते हो। कितना यूजफुल वर्क हुआ, कितना एनर्जी सप्लाई किए। अच्छा नहीं तो कुछ तो ऐसा गलती हुआ होगा, कुछ कहीं पर गलती हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतना एनर्जी हम दे ही रहे हैं और इसमें से हम यूजफुल वर्क ही ज्यादा कर ले रहे हैं। हाँ डाटा में कुछ इधर उधर होगा जरूर, तो इसको मैं चेक करके डाटा बताता हूँ। ठीक, तरीका समझ गया ना? तो आज के लिए इतना ही, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब मैक्सिमम हार्डली 1.5 क्लास 2 क्लास लगेगा और ये चैप्टर्स पूरा थर्मोडायनामिक्स ओवर हो जाएगा। ऐसे ये चैप्टर्स मतलब बहुत मजेदार है, इसको मैं चाहूँ तो 2 महीना से भी ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, बट उतना जो इम्पोर्टेंट चीज है वही चीज बताया जाता है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।